बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। एक शख्स जेल में बैठा है और ऐसा लगता है अपने ननिहाल में है। देसी घी में पके हुए देसी मुर्गे खाता है और वहीं से अपनी जमात को चला रहा है। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि वफाकी वज़ीर दिफा है, और उनका इशारा जनाब इमरान खान की तरफ है। वैसे इसमें एतराज़ क्या है अगर कोई जेल में बैठ कर देसी मुर्गा खा रहा है या अपनी जमात चला रहा है? वो कहते हैं जिस तरह से रोज़ वहाँ पर बारात की सूरत में लोग आते हैं और रहनुमाई हासिल करते हैं, शायद ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है और ये तरीक़ाकार भी सियासत के अंदर अनोखा है। दूसरी जानिब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज़ अमल रहा है या जनाब इमरान खान का तर्ज़ अमल रहा है, उस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके फ़ैसले, उनके मामलात में गलत फ़ैसले भी सामने आए, उनके गलत नतीजे भी सामने आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात अभी भी अपनी जगह मौजूद है। कोई ये कहता रहे कि लीडरलेस जमात है, जमात का नाम कोई नहीं है, पता नहीं कौन सी जमात है, लेकिन जमात अपनी जगह मौजूद है और उस जमात के वोटर ने भी साबित किया कि वो अपनी जमात के साथ यानी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। आज भी इमरान खान कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए उनमें मैंडेट चोरी के अंदर मददगार साबित हुए, उनके खिलाफ ये काम होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर EVM होती तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती तो फिर ये धांधली का मामला 5 मिनट के अंदर हल हो जाना था। दूसरा मामला ये है कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा। पंजाब की अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा है कि एक ख़ातून वज़ीर आला इलेक्ट हुई हैं और उनका जो तर्ज़ अमल है पिछले कुछ दिनों से, जब से उन्होंने अपने अहदे पर वो फायज़ हुई हैं, वो बड़ी प्रोएक्टिव हैं और आपको नज़र आएगा कि वो सड़कों पर, बाज़ारों में लोगों से इंगेज कर रही हैं, बात कर रही हैं, लोगों के मसाइल पूछ रही हैं। ऑप्टिक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा अच्छे ऑप्टिक्स है, नज़र आता है कि कोई वोट के लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस पर तनकीद ये हो रही है कि ये देखिए ये शोबदाबाजी है, ये स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है कि आप की वज़ीर आला लोगों से बात कर रही हैं, लोगों के घरों में पहले कैमरामैन जाते हैं, फिर वज़ीर आला तशरीफ़ लाती हैं, वो उनको देखते हैं और बाकायदा तौर पर एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। क्या ये वाकई ओवरडू हो रही है कोई चीज़, या दिस इज़ द न्यू नॉर्मल? आप लोगों को जब तक बताएंगे ही नहीं कि आपका वज़ीर आला क्या कर रहा है या क्या कर रही हैं, तो उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। सर्विस डिलीवरी भी उसी वक्त मुमकिन होगी जब लोगों को एक हैंड्स ऑन वज़ीर आला नज़र आएगा। क्या ये तनकीद दुरुस्त है या ये अप्रोच दुरुस्त है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू हम करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे मईशत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे और आपके लिए कंसर्न बहुत बड़ा है। पहला इख्तलाफ विरसा पर आ गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दूसरा इख्तलाफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से आ गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से कम से कम 2 वज़रा, वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर इत्तलात, दोनों ये कह चुके हैं कि PIA लिस्ट पर टॉप पे है जिसको प्राइवेटाइज किया जाना है। शहरी रहमान साहबा ने फरमाया कि हम इसे मुस्तरद करते हैं, ये तरीक़ाकार नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाई जाए। क्या ये मुमकिन भी है या नहीं, और कितना बड़ा खसारा है आज की तारीख में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर के ऊपर? प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब साहब, हमारे उस्ताद हैं, हम बहुत सीखते हैं उनसे। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ पाकिस्तान की सियासत और के अंदर जो कुछ होता रहा है और जो नए नए तजर्बे होते रहे हैं उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जनाब काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब अगर हम ज़रा बात इस पर पहले कर ली जाए, क्योंकि ये कुछ होते हैं ना, बड़े फैंसी टॉपिक्स होते हैं। सईद काजी साहब अगर मैं आपसे आगाज़ कर पाऊँ, भाई साहब आपसे इजाज़त के साथ, सईद काजी साहब और मज़हर साहब ज़रा हमसे दूर हैं। काजी साहब ये बड़ी तनकीद हो रही है पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे कि नहीं, वो देखिए वो बाकायदा तौर पर जिस तरह से एक थिएटर होता है पंजाब हुकूमत ने वो क्रिएट कर दिया है और वो बड़ी प्रोएक्टिवली जाती हैं और कैमरामैन उनके साथ होते हैं और ये शोबदाबाजी है, ये गवर्नेंस नहीं है। वेयर एज इसका फ्लिप साइड ये है, एक आर्गूमेंट ये है कि नहीं ये दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तो सर्विस डिलीवरी भी नहीं होगी और लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनका वज़ीर आला या उनकी वज़ीर आला हैंड्स ऑन है और लोगों को डिलीवर करने के लिए कमिटेड है। काजी साहब देखिए, जो तनकीद बराए तनकीद है और बिला वजह ढूंढना, जिसे तनकीस कहते हैं,
वो तो नहीं होनी चाहिए। अगर वजीर आला जा रही हैं तो अच्छी बात है, मगर इसमें बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी बात यह है कि हम एक ऐसे अहद में कदम रख चुके हैं कि जहां पर जो ऑप्टिक्स हैं सिर्फ उनसे काम चलेगा नहीं, और दूसरी जो पंजाब गवर्नमेंट हो या और जो सिंध या दूसरे जो सूबे हैं, प्रॉब्लम यह है कि बिजली की कीमत पंजाब में, लाहौर में नहीं बढ़नी, बिजली की कीमत इस्लामाबाद में और पीटी इस्लामाबाद में बढ़नी है और उसका इम्पैक्ट आगे आना है। अभी हमने 1.1, अभी आपने आखिर में बात करनी है मगर बात कर लेते हैं, $8 बिलियन का लॉन्गेस्ट, एक लंबा तवील तरीन हम प्रोग्राम ले रहे हैं। पिछली चीजें हमने कर दी, कीमतें बढ़ा दी। अब सवाल यह है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो स्कूल में जा रही हैं, वो ये मैं इसे पॉजिटिव ही समझता हूं, मगर अल्टीमेटली ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा, डिलीवरी से चलेगा। अगर डिलीवर होगा तो मुस्लिम लीग नून अपनी खोई हुई जगह वापस ले लेगी, अगर डिलीवर नहीं होगा तो वो जो जगह है वो भी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल में इसका रियलिस्टिक एनालिसिस ये है, हमें ये नहीं कहना चाहिए अगर वो पहुंचती है। देखो हम लेफ्ट के लोग कहते हैं कि वी सपोर्ट रिफॉर्म्स ऑल्दो वी आर नॉट रिफॉर्मिस्ट्स। तो मैं जो भी रिफॉर्म वो करें, जो भी किसी की अशकशोई करें, किसी का आंसू पहुंचे, वो अच्छी बात है, मगर एक मैक्रो लेवल पे हम जिस अहद में हमने कदम रख छोड़ा है, अभी मुझे लगता है कि ये जो सूबों के पैसे हैं, ये सूबों के पैसे भी अब नहीं आएंगे। ये जो IMF की हमने देनी है, किस्तें देनी है, और जो पैसे और टैक्सेस लगने हैं, तो अल्टीमेटली जो असरात मुरत्तब होंगे किसी के पॉजिटिव या नेगेटिव, वो जमीन पर डिलीवरी में, और डिलीवरी के लिए ये बहुत मुश्किल ज़माना है। और मेजर जो आपने जिस तरह आपने कहा कि वो असल इशू वफाक के हैं, बट मदर साहब ये जो तनकीद है आपके नज़दीक, क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली देखा भी है, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिपीट कर रही है, मतलब तीसरी कंसेक्टिव अगर देखा जाए, या वज़ारत आला है मुराद अली शाह साहब की, उससे पहले कायम अली शाह साहब की भी रही। अब सवाल ये है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करता है इन दिस डे एंड एज, या आप काजी साहब की बात से एग्री करेंगे कि ये वक्त गुजर गया है, अब सिर्फ ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा, अब और चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं या वोटर को अट्रैक्ट करती हैं, या ये तनकीद गलत है जो हो रही है मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे बैठ के कर रहा है, कुछ और लोग कर रहे हैं कि ये शोबदाबाजी है, सब कुछ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है? शुक्रिया मुनीब। देखिए, एक चीज़ तो वो होती है, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे यहाँ। ऑप्टिक्स दो तरह के होते हैं। एक ऑप्टिक्स ये है कि आप ऑप्टिक्स में दिखावा नहीं होता, तो अगर वो कोई काम कर रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा नज़र नहीं आना चाहिए। इसलिए कि मैं अगर लंबी चौड़ी गाड़ियों में बैठ के किसी बाज़ार का दौरा करूं तो आप जितने भी जाके मिलें वो ऑप्टिक्स ही गलत होंगे, वो ऑप्टिक्स सही नहीं होंगे। हाँ, आप बिल्कुल अपनी एक गाड़ी उठा के निकल जाएं, ज़्यादा एक पीछे एक गाड़ी हो प्लेन क्लोज की, और आप घुस जाएं बाज़ारों में, और बाद में किसी को पता चले कि हाँ चीफ मिनिस्टर आया हुआ है या आई हुई हैं, और वो कैमरे लेके पहुंच जाएं, वो एक अलग चीज़ होती है। तो असल चीज़ ये कि ऑप्टिक्स में दिखावा नहीं होता, ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। अगर एक तरफ यहाँ हो रहा है, दूसरी तरफ अभी जैसे काजी साहब कह रहे थे कि अगर महंगाई में कमी नहीं हो पा रही, अगर रमज़ान में चीज़ें नीचे नहीं आ पा रही कीमतें, तो मैं उस ऑप्टिक्स का क्या करूँगा? एक आम आदमी के लिए तो वो ऑप्टिक्स मीनिंगलेस होंगे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ऑप्टिक्स दूसरी तरीके से भी होती हैं। एक ऑप्टिक्स वो थी कि इससे पहले 70 से पहले एक एलीट क्लब था हमारा, कि हम क्लब्स में या बाज़ारों में हम पैंट शर्ट पहन के जाया करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उन्होंने शलवार कमीज़ को एक ऐसा आम लिबास बना दिया कि वो दफ्तरों से लेके हर जगह जो है वो पहना जाने लगा। तो उसने एक तब्दीली ले आया, एक आपकी पूरे रहन सहन में तब्दीली ले आया, आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली ले आया, और वो आपका फिर उसके बाद आपका कौमी लिबास बना है। ये उससे पहले नहीं था कौमी लिबास उस तरह। तो चीज़ें ये होती हैं, या मोहम्मद खान जुनेजो की तरह, वहाँ ऑप्टिक्स नहीं थे। मोहम्मद खान जुनेजो ने कोई ऑप्टिक्स नहीं किए, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जी सब के सब छोटी गाड़ियों में बैठेंगे, वजीर आजम से लेके कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई जनरल हो, सब इतनी 18 सीसी या उसकी गाड़ियों में बैठेंगे, इससे ज़्यादा की गाड़ियों में नहीं बैठेंगे।
उन्होंने शहरी आज़ादियों का ऐलान किया। वो आए थे, हालांकि जनरल ज़िया-उल-हक उनको लेकर आए थे, लेकिन उनकी पहली तकरीर में यह था कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते, और उन्होंने अमली तौर पे करके दिखाया। राइट। तो चीज़ ये होती है कि ऑप्टिक्स जो है वो मैटर करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो दिखावा नजर नहीं आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट अगर वाइटल आपने पॉइंट चीज़ों को बेहतर करना है, अगर आपने ये जैसे ऑस्टेरिटी की कमेटी बना दी गई, सही, आप आए ऐलान करें, ये जैसे मुफ्त बाजार लगते हैं। भाई मुफ्त बाजार की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट आके फैसला करे कि आज से ये कीमतें इतनी होंगी, इससे ज्यादा कोई कीमत देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, खत्म होगी बात। ये मुफ्त बाजार क्या चीज होती है? ये जुमा बाजार क्या चीज होती है? ये हफ्ता बाजार, इतवार बाजार क्या चीजें होती हैं कि जी यहाँ सस्ती चीजें मिलेंगी? भाई सस्ती चीजें मिलनी हैं और सस्ती चीजें अवेलेबल हैं। पंजाब की वज़ीर आला ने कहा, पंजाब की वज़ीर आला ने रिसेंटली कहा गवर्नेंस की मिसालें होती हैं कि पंजाब के अंदर तो या ओवरऑल प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, शायद अब वो बनाया जा रहा है। बट बुखारी साहब, मूविंग ऑन, ये मदन साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑप्टिक्स आर गुड, बट ऑप्टिक्स में दिखावा नहीं होना चाहिए। इशू शायद ये आ रहा है कि उसमें दिखावा है, कैमरामैन साथ हैं, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है। डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड, या आई थिंक लोगों को शायद पता भी लगना चाहिए, या मे बी दिस इज रॉन्ग अप्रोच? मैं अर्ज़ करूँ आपसे, दोनों हजरात ने जो कुछ भी कहा, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ऑप्टिक्स जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हुए हैं, अगर हम उसको रिकॉल ना करें तो हमें इस ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हुए ज़रा मतलब मुश्किल मुझे पेश आ रही है। एक ऑप्टिक्स तो वो हैं जो अभी हाल ही में निगरान वज़ीर आला जो थे पंजाब के, वो छोड़ के गए। इट हैज़ वर्कड, इट हैज़ अर्नड हिम ए रेपुटेशन, कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो मर्जी कहते रहें आप। सो उस नए वज़ीर आला के लिए जो खातून हैं, उनके लिए ये था कि शुड शी कैरी फॉरवर्ड दैट, वो बेंचमार्क तरीके से रीच आउट किया जाता है लोगों को कि नहीं ये सही है या गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मॉडल मौजूद था जब वो आई। दूसरी बात यह है कि हम उनके आगाज़ को एक 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करने वाले या 4 साल का टेन्योर मुकम्मल करने वालों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ऑफ कोर्स इट जस्ट बीन लाइक 2-2.5 हफ्ते की बात। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक बात। दूसरी, ऑप्टिक्स का इस्तेमाल, ये बहुत अहम इशू है जो आपने उठाया है। वो इस्तेमाल ऑप्टिक्स का ठीक था जब 14-14 घंटे लाइव कवरेज होती थी धरनों की। वो ऑप्टिक्स ठीक थे जब लॉन्ग मार्च के साथ साथ ट्रैवल करते थे, चैनल्स भी, टेलीविज़न कैमरास भी, और वो उतरे हैं, वो चढ़ गए हैं, वो बैठ गए हैं, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं। वॉज दैट ए परफेक्ट यूज़ ऑफ ऑप्टिक्स? नो। ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको तय करना है, इज़ इट टू रीच आउट टू द पीपल और इज़ इट टू जस्ट सीक एन ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में बहुत सारी राय जो है वो हो सकती है। मैं समझता हूँ कि उन्हें ये कॉन्शियस ज़रूर रहना चाहिए, जो मदर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कि वो दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें ये ना लगे कि ये आपने प्लान किया है। बट रीचिंग आउट टू द पीपल सर, दिखावा उसमें आ नहीं जाता। मैं अर्ज़ करूँ आपसे। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि जी वो अचानक आएँ, बाज़ार में नमूदार हों, उनके जाने के बाद पता चले। फिर रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वज़ीर आला हो, चोर चोर डाकू डाकू की आवाज़ें जो हैं वो सड़कों गलियों पे नहीं लगी हैं, नहीं लगती हैं। आप चाहते ये हैं कि एक वज़ीर आला जो है वो मार्केट के अंदर निकले, आए ज़रूर, उसको आना चाहिए, लेकिन वो जाए गालियाँ खा के। और वो इमरान खान साहब के भी थे ना कि जब वो गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं इस्लामाबाद के बाज़ारों में लोगों से बात करें। दूसरी बात ये है कि ये पैराफिनिलिया चलता है साथ, ये प्रोटोकॉल कह लीजिए इसको आप रवायत कह लीजिए, इसको आप सिक्योरिटी मेजर्स कह लीजिए, ये होता है हर की स्लॉट के अंदर बैठे हुए बंदे के लिए। बट ऑल सेड एंड डन, जो मदर ने कहा है वो ये कि इसमें दिखावे की बजाय आप डिलीवर करें। अगर आपकी डिलीवरी स्ट्रांग है, जैसा कि मैंने पिछले मॉडल की बात की है, तो पीपल विल टेक इट। नहीं, बट सवाल ये है, दो चीज़ें। एक तो जो सईद काजी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप कर ले, लेकिन सिर्फ ऑप्टिक्स से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि टफ डिसीजन था। नेचुरली वो वफाक के स्टेज से आने हैं। पंजाब में तो बिजली की कीमत बढ़नी है, कम होनी है, फैसले नहीं होने। बट सवाल ये है कि आपने कहा कि ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, फाइन, बट उसमें दिखावा नहीं होना। बट क्या ये गिवन नहीं है कि जब ऑप्टिक्स होंगे तो उसमें दिखावा इन्वेरिएबली आ जाएगा? जब आपने लोगों को मिलना है, क्या दिखाना लोगों को ज़रूरी है कि वज़ीर आला बाज़ारों में गई, उन्होंने लोगों से उनका हाल पूछा, उनके घरों में जा रही है, रीच आउट करिए, क्या ये दिखाना ज़रूरी है कैमरों के ऊपर या नहीं? वो तो उसके बगैर भी जा सकती है। इंटरनेशनल फिनोमेना, जहाँ जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हुकूमत ऑपरेट करे
या हुकूमत के नाक के नीचे चलने वाले अदारे ऑपरेट करें, दे शुड बी विजिबल। अदरवाइज व्हाट इज द कम्युनिकेशन? हुकूमत को आप जज कैसे करेंगे? इसलिए कि उसने ड्राइंग रूम में बैठ के या अपने हॉल में बैठ के एक कैबिनेट मीटिंग कर ली है या कुछ लोगों से वो मिल रहे हैं, ये तो ग्राउंड पर पता लगेगा। और इस डे एंड एज के अंदर ये जरूरी है, एब्सोल्युटली ये जरूरी। बट अगर हम जरा इसके ऊपर आ जाए, अब मूविंग ऑन टू द ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर मैं चाह रहा था एक राय आए सबकी कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए। बट अब जरा अगर हम इमरान खान साहब की सियासत की तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आ जाए, इमरान खान साहब ने कहा है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने मैंडेट को चोरी किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो हम ये धांधली का मसला 15 मिनट में हल कर लेते। जबकि हुकूमत ये बार बार तनकीद करती है कि जी एक शख्स जेल में बैठकर अपनी जमात चला रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे वो ननिहाल में बैठा हुआ है। आप तीनों का मैं उस पर ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मदन साहब, मैं आपसे अगर आगाज़ करूँ, ये जो इमरान खान साहब की डिमांड है या उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए, साथ ही साथ IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है, वो कहते हैं एंडोर्स करते हैं, कहते हैं हमने नहीं किया। लोग गौर खान साहब भी कहते हैं हमने नहीं किया लेकिन दुरुस्त हुआ। फौज के खिलाफ नारे लगे, नहीं उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बट डू यू थिंक ये जो पॉलिसी है इमरान खान साहब की, ये दिस इज वर्किंग फॉर हिम कि बट ठीक है बात को नहीं करेगा तो वी विल रेजिस्ट, वी विल शो रेजिस्टेंस, चाहे हम सेनेट के अंदर जो अपने लोग भेज रहे हैं उनकी नामों की सूरत में हो, बट हम रेजिस्टेंस शो करेंगे? देखिए मुनीब, एक लाइन सिर्फ जो सलीम बुखारी साहब पहले बात कर रहे थे, देखिए जो हुकूमतें होती हैं, वजीर आज़म हो या वजीर आला हो, लोगों को इक़दामात चाहिए, लोगों को आपकी शक्ल नहीं देखनी होती। अगर आप उसके बगैर ही आपके अफसरान को आप इतना टाइट करें कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए हर जगह, और फिर आप अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए मालूम करें कि जी चीज़ें सस्ती हो रही हैं नहीं हो रही, बाज़ार में लोग क्या रिएक्ट करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा बजाय इसके कि आप आए, जिस वक्त आप आई उस वक्त दुकानदारों ने बड़ी अच्छी तरह बात की, कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, उसके बाद आप वापस चली गई, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं रहीं, तो फिर आपकी किसी भी इक़दाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इक़दामात की ज़रूरत है, सिर्फ लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपकी प्रेजेंस वहाँ है या नहीं है। अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे आप उनके पास आएँ या ना आएँ। जो आप बात कह रहे हैं, देखिए एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 6 का किसी को पता है, ये बदकिस्मती है, हर चीज़ को आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में जोड़ दिया जाता है। आर्टिकल 6 बहुत स्पेसिफिक क्लॉज है, उसकी आप वकील हैं, आप उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसमें बिल्कुल कैटेगराइज किया हुआ है कि आर्टिकल 6 कहाँ इन्फोर्स होता है। हम हर चीज़ को आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में ले आते हैं, तो हम जैसे वो चीज़ जो हम सेडिशन और ट्रीजन को मिक्स कर देते हैं अक्सर। असल चीज़ ये कि ये पॉलिटिकल डायरेक्शन जाएगी किस सिमत, राइट। देखिए अभी मैं देख रहा था अली अमीन गंडापुर साहब का बयान, कि उनका ये बयान किस हद तक दुरुस्त है नहीं है, मैंने उनकी ज़बान नहीं सुना, लेकिन मैं सिर्फ टिकर्स पढ़ रहा था कि जी हमें जो है इंतकामी सियासत से दूर रहना चाहिए। अब ये तो बेसिक, अगर ये चीज़ देख लें तो ये सारी चीज पार्टियों पे अप्लाई होता है। बिल्कुल ठीक है कि मैं जब हुकूमत में आऊँ तो अपने मुखालफिन से बजाय इसके कि मैं इंतकाम लूँ, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करूँ ताकि आपको ये जवाब मिल जाए कि जी आपने मेरे साथ ज्यादती की लेकिन मैंने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने ही नहीं दिया जाता, चाहे ये साइड ले लें या दूसरी साइड ले लें, हम पॉलिटिकल टेम्परेचर को ऊपर ही रखना चाहते हैं। हम उनको जो हमारा एक वतीरा है कि जो भी हमारा मुखालिफ होता है वो मुल्क का गद्दार हो जाता है, वो कौम का गद्दार हो जाता है, वो हर तरह ब्रैकेट। ये मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, पर इसके अंदर एक एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए इमरान खान साहब को, मैं अगर इसको मैं ये कहूँ कि जिस तरह अभी आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, एक तो ये कि हम मिसप्लेस्ड है, आर्टिकल 6 को कहाँ हम लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते, या फौरी तौर पर उसकी बात कर दी जाती है। मैं अगर थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चले, काजी साहब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
कोई पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करता है, जिस तरह मदद साहब ने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको इस नज़रिए से देखा जाता है या कोई और इस नज़रिए से देख रहा है कि देखिए जी अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया, वो इलेक्टेड वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो देखिए ये एक मैसेज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को या सनम जावेद साहिबा को सेनेट के अंदर उनको ला रहे हैं या उनको सेनेटर बना रहे हैं, तो देखिए जी ये भी एक मैसेज है। लेकिन अगर देखा जाए फेयर तरीके से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या इमरान खान साहब के पास और ऑप्शन क्या है इसके अलावा, अगर उन्होंने मुल्क के अंदर सियासत करनी है या पावर पॉलिटिक्स करनी है? मुनीब, मैं एक बुनियादी बात से आपके बात का जवाब देता हूं। बुनियादी बात यह है कि इस चौथे सो कॉल्ड जमहूरी दौर में एक चीज बड़ी खुल के सामने आ गई, वो ये कि जो हमारी हमेशा इशराफी हुकूमत करती है ना, कोई भी दौर हो, कोई भी जमाना हो, अब लिबरल डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर सकते हम 3 और 4 लोग बैठे हुए हैं। मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा। आप अपने अपने दिल से और अपने ज़मीर को सामने रख के पूछें, क्या लोगों की विल इक़्तिदार में मुनक़िस हुई है? मसला यह है कि ये साने इर्तिहाल हो रहा है, और मुझे अफसोस होता है कि हमारे तर्ज फिक्र के लोग भी इस पे बात नहीं करते। आपकी लिबरल डेमोक्रेसी बिस्तरे मर्ग पर है, फौत हो रही है, वहां पे उसका रास्ता रोका जा रहा है। कहां पे? अमेरिका में ट्रंप का इशराफ। ये आइन 1973 का किसी मोची, नाई या किसान ने नहीं बनाया था, इशराफिया ने ही बनाया था। वो यार इस पे अमल करके दिखा दो। ये तुमने आइन अपने तबके के इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। अब ये भी अफोर्ड नहीं हो रहा, और ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा, ये हर जगह पे हो रहा है। कल जावेद नकवी साहब का डॉन में कॉलम था, जिसमें एक मसौलिया जो इंडिया का कॉमेडियन को उन्होंने कोट किया। उसने कहा कि यार ये जो अंबानी है या जो अदानी है, ये क्यों अपना इनको नोटों के बैग देते हैं मोदी साहब को, खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? मैंने सोचा कम से कम इसमें तो हम खुद आ गए, हम तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बात ये है कि ये बाकी दिखावे की बातें हैं। ठीक है, ये जमहूरियत से ज्यादा किसी प्लाट पर कब्जे की जंग लगती है। मैं सारे फरीकैन को कह रहा हूं। मतलब ये आइन है ना, आइन 6 मैंने आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में लेट्स स्टॉप दिस जोक। ये वाकई बात ठीक है। फ्रैंकली अभी क्योंकि हम प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, कौन सा पहली दफ़ा हुआ है या पहले कौन से हमने शाकार इकट्ठे कर लिए इलेक्शंस के नाम पे बदकिस्मती से। सो आई थिंक हर कोई दुरुस्त है। पहले PMLN दुरुस्त थी कि ये हमारे साथ ये हुआ, आज PTI दुरुस्त है कि हमारे साथ ये हो गया। खुदा ना खास्ता 2029 के इंतखाबात जब उनमें अगर ऐसा होगा तो फिर कोई और कहेगा कि हमारे साथ ऐसा हो गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी है कि मज़र ने डिफ़ाइन कर दिया है कि ये आर्टिकल 6 जो है ये कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जिसको जिस तरह मर्ज़ी आप उछाल दें, जिस तरह मर्ज़ी आप खा लें, इस्तेमाल कर लें। लेकिन खान साहब एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, 4 इक़्तिदार में रह चुके हैं, इक़्तिदार में फिर आने का इम्कान मौजूद है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हैं, उनकी बात को ऐसे हम फेंक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिसने भी इलेक्शन जो है उसको वो किया है। लेकिन अगर इसका आगाज़ हम 2018 से कर लें तो कोई ख़राबी है इसमें? मतलब है जो कानून होता है या जो एक्ट होता है उसकी सज़ा और जज़ा तो एक सी होती है। तो 2018 में फिर आर्टिकल 6 से ऊपर की चीज़ लाएँ कोई आप, क्योंकि वहाँ तो जो अंधी मची थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अभी अंधी नहीं मची है, लेकिन जो अंधी वहाँ मची थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं अर्ज़ करूँ, अगर आप सीरियसली उठा के देखें तो PTI ने अब तक 22 सीटों के ऊपर अपने एतराज़ात जमा कराए हैं। ठीक है, अच्छा जी। बाकी तो वो ये फ़ोन देख लें जी, इसमें है फॉर्म 45, वो तो इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर। बट जो कुछ 2018 में हुआ था, हम भी यहीं थे ना, ये मेरे साथी भी सारे यहीं थे, हमने भी वो देखा सारा तमाशा। मुझे तो ये कभी आज तक समझ नहीं आई कि जब धांधली की बात कोई PTI का बंदा करता है तो उसको 5 साल पहले की बात याद क्यों नहीं रहती। बिल्कुल उनका हक बनता है प्रोटेस्ट, उनके साथ ज्यादती हुई है। मैं होशो हवास में कह रहा हूँ ये कि PTI के साथ इलेक्शन में हाथ हो गया, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 6 की बात जो करने हैं ना, वो फिर मैंने जैसा कहा कि उसको रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से अगर आप लगाएं तो फिर
तो पता नहीं बात कहाँ से, वो कहते हैं ना बात चल निकली है तो फिर जाने का दूर दूर तक जाएगी। मैं जनाब मदर अब्बास साहब का, सईद काजी साहब का और सलीम बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के सेगमेंट में ब्रेक से वापस आएंगे जी। मैंने शुरू में भी कहा इख्तलाफ पहला इस्सा के हेड के हवाले से हुआ कि उसको किसको लगना चाहिए, मुझको विड्रॉ करनी पड़ी असम्बली। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इख्तलाफ इस बात पर है कि PIA की निजकारी नहीं होनी चाहिए। मोहतरमा शरी रहमान साहबा ने इसे मुस्तरद किया। हुकूमत ये कहती है कि नहीं, सबसे ऊपर लिस्ट पर ही PIA है। और अगर आपको पता लग जाए कि आज की तारीख में कितना बड़ा खसारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। मुल्क में प्राइवेटाइजेशन होगी उन इदारों की जो कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बोझ बन चुके हैं, ये कहना है पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का। और इस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले जिस इदारे का नाम आता है वो PIA है, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को मुस्तरद कर चुकी है। उनका ख्याल ये है कि अगर ऐसा करना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। कोई भी हुकूमत जब आती है या जा रही होती है तो बात निजकारी के हवाले से क्यों होती है? ये जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिन्हें हम बोझ कहते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, क्या निजकारी ही वाहिद हल है? और PIA की निजकारी से प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये भी अब मौजूद बहस है। और साथ ही साथ ये कि IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े मुआशी प्रोग्राम की तरफ जाने के लिए या एक बड़ी फैसिलिटी लेने के लिए भी IMF से बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब। मैं ज़रा को पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि ज़रा हम अगर एजुकेट कर पाएँ इस हवाले से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ये जो फौरी तौर पर कहा जाता है कि PIA को की निजकारी की जाएगी और बहुत से इदारों की निजकारी की जाएगी। तो अगर हम PIA को देख लें तो क्या ये वाहिद सोल्यूशन है, या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें तो उससे भी इदारे बेहतर हो जाएंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, अगर आप जस्ट गो बैक 10 इयर्स और आज PIA 835 अरब की डेट और लाइबिलिटीज पे खड़ी है। इस साल मेरा ख्याल है शायद 100 अरब के करीब नुकसान होगा। मैंने पहली दफ़ा जब एक किताब लिखी मुनीब गवर्नमेंट में रहते हुए, तो हमने SOEs का एक फुटप्रिंट लिखा और उस वक्त हमें ये पता चला कि PIA का जो नुकसान था वो 45 अरब था। ये 2011-12 के फिगर्स पे बेस्ड है। उसके बाद कंटिन्यूसली इसी तरह हम चलते रहे PIA में। इसकी ये वजह नहीं है कि निजकारी ही एक सोल्यूशन है, पर ना हम कभी भी प्रोफेशनल बोर्ड्स ला सके हैं यहाँ पे। हमने बहुत कोशिश की, फिर हमने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स लिख दिए कि इनको मालूम हो कि ये कैसे आगे चलेंगे। फिर फॉर PSCs मेंट फॉर जस्ट जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे। फिर अब हमने लॉ भी बना दिया। हम चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी उस तरह नहीं अपॉइंट कर पाते। इस वक्त अगर आप डिस्कोस की मिसाल लें तो उसमें से 2 डिस्कोस में परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, बाकी सब जो हैं वो चार्ज पे हैं। और आपको मालूम है कि एनर्जी सेक्टर कहाँ खड़ा है। अगर आप PIA के डिसीजन मेकिंग देखें तो वो ऑब्वियसली कमर्शियल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। मुझे याद है कई दफ़ा ये डिस्कशंस हुई और हमने कई उनको रीस्ट्रक्चर करने के पैकेजेस दिए, पर मालूम इन दी एंड यही हुआ कि पब्लिक सेक्टर में रहते हुए ये काम करना बहुत मुश्किल है। फिर मिनिस्ट्री का अपना रोल एंड इंटरफेरेंस है और रेगुलेशन भी पाकिस्तान में कमज़ोर है। ओपन स्काई पॉलिसीज़ में भी सीरियस इश्यूज रहे हैं। ये है अहाता इस वक्त एविएशन सेक्टर का। अब वही एयरलाइंस जो इन्हीं रूट्स पे काम कर रही हैं पाकिस्तान में, कितनी सारी, अब 4 को एयरलाइंस काम कर रही हैं, वो सब मुनाफे में हैं और वो पाकिस्तान को एक टैक्स की मद में भी पैसे देती हैं। दूसरी बात यह है कि एक लेगेसी कॉस्ट सब PIA की इतनी बड़ी बन गई हैं कि उनको हमें मूव करना पड़ेगा। हमने 2016 में यही प्लान लिखा था, यही बात की थी। आई थिंक तब दुबई इस्लामिक बैंक शायद हमारे FAs थे इसके, और यही कहा गया था कि एक PIA बैड PIA होगी, एक गुड PIA होगी, गुड PIA की सेल्स होंगी जिसमें एयर सर्विसेज एग्रीमेंट और जो हमारे रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। आज 2024 में मैं फिर कह रहा हूँ कि यही प्लान है PIA के पास, इसके अलावा कोई प्लान है नहीं है। इसको सरकार में रख के चलाया नहीं जा सकता। एयर इंडिया की मिसाल ले लीजिए, 425 नए जहाज़ों का ऑर्डर दिया है जब से वो प्राइवेट हैंड्स में गई है। इसमें आधे बोइंग हैं और आधे एयर बसेस हैं। अगर ब्रीफली आप ये बता पाएं कि अगर ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, बिजली तरसील करने वाली कंपनियों की, तो आपके नज़दीक ये
एफिशिएंट मैनेजमेंट इसकी हो सकती है, या ये भी एक अपहिल टास्क है? अगर ब्रीफली आप बता पाएं ताकि मैं अगला इशू आपके सामने रखूं। सो वेरी क्विकली, जो कामयाब मिसाल है वो टेलीकॉम सेक्टर की है। पाकिस्तान में डीरेगुलेट भी किया है, प्राइसिंग का भी उनको दिया है काम। रेगुलेटर भी एक पब्लिक सेक्टर की अदारे नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अदारों को रेगुलेट कर रहा है। डिस्कोज इतना आसान नहीं होगा। कई जगह आप शायद प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, कई जगह कंसेशंस के एग्रीमेंट होंगे, और कई जगह अगर कोई प्रोविंसेस का रोल आ सकता है तो वो भी हो सकता है। बट इन द एंड, इन द मीडियम टर्म, तो ये प्राइवेटाइज ही होंगे। ऐसा कोई और चारा नहीं है कि हम इसको पब्लिक सेक्टर में रख के चला सकें। पर आपने जो कराची की मिसाल दी, देखिए ना, अभी भी मसला ये है कि आप 170 अरब इस साल देंगे। किस लिए 170 अरब रुपया जाएगा टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में? कि आप सारे डिस्कोस का एक रखना चाहते हैं मुल्क में टैरिफ। सो आप इवेंचुअली जाएंगे और आप कहेंगे कि ये टैरिफ्स डिफरेंट होंगे, और जो गुड डिस्कोस हैं दे विल बी रिवॉर्डेड, उनका टैरिफ कम होगा। जो बैड डिस्कोस है, तभी कंपटीशन क्रिएट होगा। फिर आपको शायद सिटी वाइज भी कुछ करना पड़े। सो इट्स अ टास्क जिसका प्लान लिखना पड़ेगा, रेगुलेटरी भी, ऑपरेशनल भी, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे, और पॉलिसी का भी, प्लस बहुत से और काम करने पड़ेंगे। फिर आपके पास जेनकोस भी हैं जिनकी आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। जेनको 1, जेनको 2, नंदीपुर, मुजफ्फरगढ़, ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। आपको इनको भी प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। सो ये एक पूरा एम्बियंस क्रिएट होगा एनर्जी सेक्टर का, तब आप आगे चल पाएंगे। और इसमें रेगुलेटर को मार्केट मेकर बनना पड़ेगा। नेपरा और ओगरा को भी वर्टिकली इंटीग्रेटेड रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। सो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत आसान है, हम इंप्लीमेंट कर दें चीजें, ऐसा नहीं है मुनीब। मुल्क में चीजें ना आसान है, ना ही ये इमीडिएट होने वाली हैं, पर इनकी तरफ मूव करना विद अ सॉलिड प्लान जो कि होम ग्रोन हो। और ये आईएमएफ में रहकर नहीं होगा, ये काम बहुत आईएमएफ से आगे जाके करने का है। अब आई एम नॉट श्योर कि हमें वेयर विद ऑल पुट टुगेदर करने की इस वक्त एबिलिटी है टू मूव फॉरवर्ड ऑन, या गुंजाइश भी है ये नहीं। टुवर्ड्स द वेरी एंड, एक क्योंकि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने फरमाया एक शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में भी कि हम महंगाई भी कम होगी, शरह सूद भी जल्द कमी होगी। चले महंगाई ठीक है, हम देखा है कि फ्लक्चुएट होती रही, बट जो पाकिस्तान में शरह सूद है वो स्काई रॉकेट कर रहा है, 22% के ऊपर है। इंडस्ट्री कंप्लेंट ही ये करती है कि इस पे बिजनेस हो नहीं सकता। तो आपको लगता है कि इन द मंथ्स टू कम, या एक मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास भी होने जा रहा है 18 को, आपको लगता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा, या अभी बहुत जल्दी है ये एक्सपेक्ट करना? मुनीब देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि हमने प्राइवेट सेक्टर डिमांड में बड़ी डिस्ट्रक्शन कर दी है। आप सीमेंट देख लें, गाड़ियां देख लें, स्टील देख लें, बाय कीपिंग द रेट दिस हाई। आई थिंक कि अब वो वक्त तो आ गया है। प्राइसेस जो सीपीआई है वो ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है। अभी नहीं करेंगे मार्च में, तो अप्रैल में तो जरूर आप, आई थिंक आप डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी देख लेंगे ऑफ द पॉलिसी रेट विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, जो साइड इन्फ्लेशन ड्राइव कर रही है वो है हमारी सप्लाई साइड, वो है हमारी एनर्जी इनएफिशिएंसीज, वो है हमारा फिस्कल का खसारा। इसको ठीक करेंगे तो परमानेंट बेसिस पे महंगाई कम होगी मुल्क में। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड ऑन दिस। बहुत शुक्रिया, खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे थॉर्नी इश्यूज हैं जिनके ऊपर आवाम को या आपको एजुकेट तो कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। कितनी कामयाब पॉलिसी होगी, क्या जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो ब्लैकमेल होती रहेगी इसी तरह से अपने एक ना एक इत्तेहादी से, और जो एक्चुअली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं वो नहीं हो पाएंगे? ये सवाल है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस हुकूमत के लिए। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।